हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था घोस्ट किंग क्विंगयुन सेक्ट से बदला लेने का प्लान कर रहे थे। वहीं इधर जाओ फैन ओल्ड शामन के साथ बियाओ को रिवाइव करने के लिए निकल चुका था। जिसके बाद हमें घोस्ट किंग को दिखाया था जो आइस चैम्बर के अंदर आए थे क्योंकि उन्हें बियाओ से बात करनी थी। जिसके बाद उन्होंने यूजी को कमरे से बाहर भेज दिया था और अभी के लिए वो खड़े बियाओ को ही देख रहे थे। अब आगे घोस्ट किंग आइस प्लेटफॉर्म के साइड में ही बैठ जाते हैं। इधर यूजी घोस्ट किंग के कहते ही वो कमरे से बाहर चली गई थी। घोस्ट किंग जल्दी से बियाओ का हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ कर कहते हैं, बियाओ पूरे 10 साल हो गए तुम्हें इस हालत में जाए। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बिना मैंने पिछले 10 साल कैसे बिताए हैं। उस समय क्यों तुमने वो पागलपन किया? अगर तुमने वो पागलपन नहीं किया होता तो तुम्हारा हाल कभी भी ऐसा नहीं होता। खैर, मैं बस तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, बियाओ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी दिखती हो। तुम बिल्कुल उसकी कॉपी हो। तुम्हारी आँखें, तुम्हारी नाक, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी पर्सनैलिटी सब तुम्हारी माँ पर गई है। उसके जाने के बाद मैंने तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं रखा। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। वो खतरनाक घोस्ट किंग जिसने आज तक न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा था, अपनी बेटी के सामने आज वो भी हताश बैठा था। घोस्ट किंग काफ़ी सारी बातें करते हैं लेकिन ऑब्वियसली बियाओ कोई जवाब नहीं दे सकती थी। वो अभी ऐसी कंडीशन में ही नहीं थी कि वो जवाब दे सके। अभी घोस्ट किंग बियाओ से बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से आइस चैम्बर के दरवाजे पर खटखट होती है। खटखट सुन घोस्ट किंग को गुस्सा आ जाता है क्योंकि पूरे घोस्ट किंग सेट में सभी जानते थे जब भी घोस्ट किंग बियाओ के साथ हो तो कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, लेकिन आज उन्हें किसी ने डिस्टर्ब कर दिया था। हाँ, ऐसा नहीं था कि आज से पहले ये कभी हुआ नहीं था। आज से पहले भी ये कुछ बार हुआ था लेकिन तब उन्हें डिस्टर्ब सिर्फ जाओ फैन ने किया था। लेकिन अभी के लिए जाओ फैन घोस्ट किंग सेक्ट में था ही नहीं। ऐसे में वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, तो ज़रूर किसी और ने डिस्टर्ब किया होगा। ये सोचकर गुस्से में घोस्ट किंग आइस चैम्बर के दरवाजे के पास चले जाते हैं और जल्दी से दरवाज़ा खोल देते हैं। दरवाज़ा खोलते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि क्विंगलॉन्ग था। क्विंगलॉन्ग घोस्ट किंग सेक्ट के 4 ग्रेट एल्डर में से एक था और वो घोस्ट किंग का राइट हैंड भी था। ऐसे में घोस्ट किंग उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्विंगलॉन्ग ने उन्हें इस वक्त क्यों डिस्टर्ब किया है। पर वो ज़रूर जानते थे कि अगर क्विंगलॉन्ग ने उन्हें इस वक्त डिस्टर्ब किया है तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई सीरियस बात होगी। इसलिए वो क्विंगलॉन्ग से पूछते हैं, क्विंगलॉन्ग आखिर क्या हुआ, या कोई सीरियस बात है? इस पर क्विंगलॉन्ग उन्हें बताता है, हमें हमारे साउथर्न रीजन में मौजूद जासूसों से पता चला है कि जाओ फैन को एक ऐसा आदमी मिल गया है जिसके पास रीइंकार्नेशन की पावर है और वो यंग लेडी को दोबारा से ज़िंदा कर सकता है। जाओ फैन उस आदमी के साथ अभी के लिए घोस्ट किंग सेक्ट के लिए रवाना हो गया है और वो बहुत जल्द ही यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये सुनकर घोस्ट किंग चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं, असल में क्या हुआ है, मुझे डिटेल से बताओ। अभी के लिए उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था उनकी बेटी दोबारा से ज़िंदा जरूर हो जाएगी। इधर क्विंगलॉन्ग कहता है, आज से कुछ दिनों पहले साउथर्न रीजन पर एक बहुत बड़ा वॉर हुआ था। उस वॉर में अच्छे फैक्शंस ने भी हिस्सा लिया था। क्विंगयू सेक्ट, यानिंग टेम्पल, फेंगजियान वैली, ये सभी उस वॉर में शामिल थे। वो वॉर इन सभी के बीच में और घोस्टली यानी जाओ फैन के बीच में हुआ था। उस वॉर में जाओ फैन काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था, लेकिन उस वॉर में मारा नहीं गया था बल्कि बच गया था, जिंदा बच गया था। जब ये बात हमारे जासूसों को पता चली तो उन्होंने जाओ फैन का पता लगाया क्योंकि उन लोगों को जाओ फैन की चिंता हो रही थी। और जाओ फैन का पता लगाते लगाते उन लोगों को पता चला कि मियाओ ट्राइब में एक ऐसा आदमी है जिसके पास रीइंकार्नेशन की पावर है और जाओ फैन उस आदमी से मिलकर उस आदमी को मनाने में कामयाब रहा है। अब वो उस आदमी के साथ सीधा घोस्ट किंग सेक्ट की तरफ रवाना हो चुका है और वो बहुत जल्द यहाँ पर पहुँच जाएगा। घोस्ट किंग कहते हैं, उन लोगों को यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? इस पर क्विंगलॉन्ग कहता है, वो आदमी काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा है और वो काफ़ी ज़्यादा घायल भी है। ऐसे में अभी के लिए वो आदमी उड़ नहीं सकता है, इसलिए वो लोग चलकर ही यहाँ पर आ रहे हैं, तो शायद उन्हें कुछ दिन लग जाएंगे। एक बात मुझे आपको और बतानी थी, जाओ फैन के साथ अभी के लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की है जो पता नहीं कौन है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनकर
गोस्ट किंग के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। इधर क्विंगलॉन्ग आगे कहता है, और जाओ फैन के साथ जो बंदर रहता है वो भी अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गया है। लगता है उसकी ट्रू पावर भी अनलॉक हो रही है। ये सुनकर गोस्ट किंग अपना सिर हिलाने लगते हैं, जिसके बाद वो आगे कहते हैं, क्या तुम्हें पता है आखिर अच्छे फैक्शंस और जाओ फैन के बीच लड़ाई क्यों हुई थी? इस पर क्विंगलॉन्ग कहता है, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। साउथर्न रीजन में फैंगजियान वैली का राज है, ऐसे में हम लोग वहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। अब जब जाओ फैन लौटेगा तभी हमें इसके बारे में पता चलेगा। ये सुनकर गोस्ट किंग अपना सिर हिलाने लगते हैं। इधर इन सभी से दूर हमें 10,000 माउंटेन रेंज में डेविल केव को दिखाया जाता है, जिन अभी के लिए डेविल केव से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक बड़ी सी चट्टान पर खड़ी थी और वह अभी के लिए डेविल केव को ही देख रही थी। न जाने उसके मन में क्या चल रहा था, पर शायद वो अब डेविल केव के पास जाने वाली थी। जिन ज़्यादा कुछ सोचे बिना डेविल केव के पास जाने लगती है और कुछ ही पलों में वो डेविल केव के पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी अचानक से डेविल केव से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव निकलती है जो अभी के लिए जिन की तरफ बढ़ रही थी। जिन उस एनर्जी वेव को काउंटर करने जाती है, लेकिन वो एनर्जी वेव बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और वो जिन को आसानी से मार सकती थी। जिनको लगने लगा था कि वो मरने वाली है, लेकिन तभी अचानक से वो एनर्जी वेव गुफा के सामने मौजूद उस लेडी के पुतले से टकराकर अपने आप खत्म हो जाती है। अचानक से इस बदलाव से जिन चौंक जाती है और वो जल्दी से उस लेडी के पास जाकर उस पुतले को देखने लगती है और चौंक जाती है, क्योंकि था तो एक पुतला, लेकिन वो पुतला देखने में बिल्कुल असली लग रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि साक्षात कोई इंसान वहाँ पर अभी के लिए खड़ा हो। जिन सोच में पड़ जाती है, ये पुतला देखने में तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है, इसके अंदर से मुझे किसी तरह की एनर्जी फील नहीं हो रही है। ऐसे में उसने गुफा से आने वाली उस डेमनिक एनर्जी को रोका कैसे? जिनके मन में अभी ये सवाल था, तभी अचानक से जिनके पीछे वो फियर स्पिरिट आ जाता है, जिसे लगता है कि जिन यहाँ पर उस लेडी के पुतले को ख़राब करने आई है, उसे नुकसान पहुँचाने आई है। यही सोचकर वो जिन पर हमला कर देता है। इधर हमें ईविल शामैन को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए गुफा के अंदर पहुँच गया था। वो तेज़ी से गुफा के अंदर आगे बढ़ता रहता है और फाइनली वो अभी के लिए एक जगह पर पहुँच गया था। इस जगह पर चारों तरफ इंसानी खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, बस एक जगह से थोड़ी रोशनी आ रही थी। ईविल शामैन अपनी जगह पर रुक जाता है और थोड़ी देर बाद कहता है, लेडी मुझे माफ़ कर दीजिए, वो अपनी पुरानी यादों में खो गया था। आज से कुछ सालों पहले भी वो यहाँ पर आया था, लेकिन तब वो यहाँ पर आने वाला अकेला इंसान नहीं था, उसके साथ उसके साथी थे। लेकिन इतने पिछले कुछ सालों में वो अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका था और अब वो अपनी इस गलती को सुधारना चाहता था। यही सोचकर ईविल शामैन और तेज़ी से गुफा के अंदर आगे बढ़ता रहता है और फाइनली उस जगह पर आकर रुक जाता है। तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो तुम लौट आए। ये सुनकर ईविल शामैन कुछ नहीं कहता है, वो बस अपनी जगह पर शांति से खड़ा रहता है। कुछ देर बाद अचानक से अपना हाथ आगे करता है, जिसमें अभी के लिए होली स्टिक और होली जेड बोन था। जैसे ईविल शामैन इन दोनों चीज़ों को बाहर निकालता है, अचानक से ही पूरी गुफा में एक ज़ोरदार दहाड़ गूंज उठती है। ये दहाड़ खुशी की दहाड़ थी। तभी ईविल शामैन कहता है, क्या तुम्हें आज भी शामैन लेडी याद हैं? इस पर कुछ देर तक तो कोई जवाब नहीं आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस अजीब सी जगह से हल्की सी आवाज़ सुनाई पड़ती है। शामैन लेडी का स्टैचू गुफा के बाहर ही मौजूद है, ऐसे में मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। तभी अचानक से वो गुफा, जिसमें अभी कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ था, अचानक से उसमें रोशनी फैलने लगती है। फैलते फैलते वो रोशनी ज़्यादा तो नहीं फैलती है, लेकिन इतनी ज़रूर फैल जाती है कि हम उस गुफा में मौजूद चीज़ों को ध्यान से देख सकें। अभी के लिए उस गुफा में लगभग 13 कंकाल मौजूद थे। अचानक से हज़ारों सालों से ऐसे ही शांत पड़े इन कंकालों में जान आ जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगते हैं। तभी ईविल शामैन की नज़र कंकालों के बीच में मौजूद एक ह्यूमन बॉडी पर पड़ती है, जिसके अंदर से पावरफुल डेमनिक एनर्जी निकल रही थी। 13 कंकालों के बीच में मौजूद वो कंकाल काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था और उसके 5 बॉडी पार्ट्स गायब थे। पहला राइट हैंड, दूसरी उसकी रीढ़ की हड्डी, तीसरी उसकी पैर की हड्डी,
चौथा उसका जबड़ा और पांचवा उसके स्कल में एक बहुत बड़ा छेद था और उस छेद की हड्डी भी गायब थी। अभी के लिए 5 जगहों पर हड्डी मौजूद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उस कंकाल से बहुत ही पावरफुल डेमनिक एनर्जी निकल रही थी। पर अजीब बात ये थी कि अभी के लिए उस कंकाल के राइट हैंड की जगह पर एक जेड मोती रखा हुआ था। उसके पैर की हड्डी की जगह पर एक जेड डिश रखी हुई थी और उसके जबड़े की जगह पर एक जेड रिंग मौजूद थी। और अजीब सी बात ये थी कि ये सभी जेड ऑब्जेक्ट्स अगर थोड़ी कोशिश की जाए तो आसानी से राइट हैंड में, पैर की हड्डी में और जबड़े में फिट हो जाएंगे और देखने में बिल्कुल रियल हड्डी जैसे लगेंगे। ऐसे अभी के लिए जेड ऑब्जेक्ट देखने में लग रहे थे। तभी अचानक से उस कंकाल के अंदर से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है जो सीधा ईविल शामन की तरफ बढ़ती है। वह एनर्जी सीधा जाकर ईविल शामन से उसके हाथ में मौजूद होली स्टिक छीन लेती है, जिसके बाद वो होली स्टिक पर मौजूद होली जेड बोन को अलग करती है। होली जेड बोन जैसे अलग होता है, वो डेमनिक एनर्जी उस होली जेड बोन को सीधा उस कंकाल के पास लेकर जाती है और होली जेड बोन को उस कंकाल के स्कल में, जहाँ पर अभी के लिए हड्डी नहीं थी, वहाँ पर बिल्कुल फिट कर देती है। जिसके बाद वो डेमनिक एनर्जी होली स्टिक को उस कंकाल के पास ले जाती है और उस होली स्टिक को कंकाल की रीढ़ की हड्डी की जगह पर फिट कर देती है और वो बिल्कुल परफेक्टली रीढ़ की हड्डी की जगह पर फिट भी हो जाती है। तभी अचानक से कंकाल के आसपास मौजूद बाकी की हड्डियाँ, बाकी के जेड ऑब्जेक्ट्स जो देखने में हड्डियों जैसे लग रहे थे लेकिन अभी तक कंकाल से जुड़े नहीं थे, वो भी कंकाल से जुड़ जाते हैं। और वो कंकाल जो अभी से कुछ देर पहले टूटा फूटा लग रहा था, आधा अधूरा लग रहा था, अब वो पूरा हो जाता है। अचानक से ही उस कंकाल के अंदर से निकलने वाली डेमनिक एनर्जी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।